ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं जो खेती में इस्तेमाल होती हैं। वो प्रजातियां हैं जो पर्यावरण से नाइट्रोजन लेती फिक्स हैं। करती हैं, कार्बन देती हैं। ये सब इसके फायदे हैं। ठीक है। इसकी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, और ऐसी एक प्रजाति है जिसको हम कहते हैं स्पाइरुलिना। अच्छा, हाँ, ये स्पाइरुलिना भी बैक्टीरिया का नाम है? ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें 60 से 70% शुद्ध प्रोटीन होता है। तो और ये बहुत अच्छा पोषक तत्व है। और प्रोटीन के अलावा इसमें विटामिन B12, इसमें आयरन, इसमें आपका जो अच्छे वाला फैट रहता है, पूफा जिसे हम कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो इसमें रहते हैं। इसमें आयरन रहता है, इसमें कैरोटीनॉइड रहते हैं, जो प्रो विटामिन ए जिसको हम कहते हैं, वो इसमें रहता है। तो इसके बहुत सारे इसके फायदे हैं। और ये जो प्रोटीन है इसको भी हम एक तरह से कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की अगर आप कंपोजिशन देखें उसमें अमाइनो एसिड से बनता है वो। बिल्कुल। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे अंडे से या इसको सोयाबीन वगैरह से, तो इसका जो प्रोटीन है वो एक भरपूर प्रोटीन है जिसमें 20 के 20 अमाइनो एसिड होते हैं। जितनी भी नाइट्रोजन पर्यावरण में, आपको मैं बताऊं कि 78% नाइट्रोजन होती है हवा में, जबकि यूरिया में केवल 46% नाइट्रोजन होती है, और पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन होती है। और ये जो जीवाणु होते हैं, आप ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लो, आप राइजोबियम की बात कर लो, आप एजोटोबैक्टर की बात कर लो, ये पर्यावरण की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करते हैं और उसको अपने अंदर समा के फिक्स कर लेते हैं, और उसको फिर ये प्लांट को देते हैं। भारत को भुखमरी से बाहर निकालने में जितना बीजों का योगदान है उतना ही योगदान रासायनिक खादों का भी है। लेकिन अब समय के साथ रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। हरित क्रांति की जितनी सफलता थी, सफलता को हमने एंजॉय किया, लेकिन अब उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अत्यधिक पानी का दोहन, बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल, इससे जो फूड की क्वालिटी है वो प्रभावित हो रही है। और लोगों को अब ये महसूस होने लगा है कि रासायनिक खादों का कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, या तो इसको छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। इसका या तो संतुलित इस्तेमाल करें या फिर कोई और तौर तरीका ढूंढें। उसका तौर तरीका शुरू से ही एक मौजूद है बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे, लेकिन अब जब से ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल फार्मिंग की तरफ काफ़ी लोगों का झुकाव बढ़ रहा है कि वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिले, फूड प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री हों, तब से बायो फर्टिलाइज़र की भी चर्चा ज़्यादा होने लगी है। बायो फर्टिलाइज़र में भी ग्रीन ब्लू एल्गी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है, जिस पे पूसा में बहुत लंबा काम हुआ है। रासायनिक खादों का विकल्प क्या हो सकता है, इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुनील पब्बी। डॉक्टर पब्बी पूसा में माइक्रोबायोलॉजी के हेड रहे हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी अलग अलग मोर्चों पे, अलग अलग जगहों पे किसानों की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। डॉक्टर पब्बी का करीब 40 साल का लंबा अनुभव है खेती किसानी में, और इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में रहते हुए ब्लू और ग्रीन एल्गी पे बहुत लंबा काम किया है। इसके सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि फूड प्रोडक्ट में भी इसका कैसे इस्तेमाल होगा उस पे काम किया है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उसके बाद पूसा में करीब 37 साल की नौकरी की है, किसानों की सेवा की है। जो इस वक्त सबसे बड़ी एक समस्या कृषि क्षेत्र में उभर के आ रही है वो ये है कि जो रासायनिक खाद हैं वो चूँकि उसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे हैं, तो लोग उसको विलन के तौर पे भी देख रहे हैं कि ये एक सोसाइटी के लिए एक विलन है। लेकिन अगर पोषण पौधों को न मिले, जो भी चीज़ हम बुआई कर रहे हैं, धान गेहूँ हो या
फल वाली फसलें हों, किसी चीज़ की भी बुआई करते हैं, अगर पौधों को पोषण न मिले, जो 17 हाँ जी, हाँ जी। पोषक तत्व जरूरी है, 17 पोषक तत्व, तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, उसका हमें गेहूं, धान या जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो नहीं मिलेंगी। तो रासायनिक खादों के जरिए पोषण मिलता रहा है, इसका विकल्प क्या है? क्या ये जो आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी पे काम कर रहे थे, ये पूरा विकल्प है या इसको आंशिक विकल्प करेंगे, आंशिक विकल्प के तौर पे देखेंगे? किस तरह से जनता देखे इसको? देखिए ओम प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय था जब ये नई नई किस्में आई थी, जिनको हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कहते हैं, उनकी जो आवश्यक 60-70 के दशक 60-70 के दशक में जो आपने हरित क्रांति की बात की, तो उस समय इन वैरायटीज़ के लिए रासायनिक खाद की बहुत मात्रा की ज़रूरत थी। तो उस समय बहुत, और भारत को भी एक अच्छे पैदावार की ज़रूरत थी, तो उस समय ये बहुत अच्छा काम हुआ, नई नई वैरायटीज़ निकली, रासायनिक खाद का इस्तेमाल से हमारी पैदावार भी बढ़ी। मगर जो आप बात कर रहे हैं कि रासायनिक खाद का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी जो मतलब इसका इफेक्ट साइड है, इफेक्ट इसके जो है, साइड इफेक्ट जो आ रहे हैं, वो इसका जो अनुचित इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके कारण जो ये दुष्परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किसी भी खेत में किसान जब रासायनिक खाद को इस्तेमाल करता है, तो किसान खुद इसका अंदाज़ा लगाता है कि उसने इस साल जितना भी रासायनिक खाद इस्तेमाल की है, तो अगले साल उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो हर साल इसका जो रिक्वायरमेंट है वो ज़मीन की, क्योंकि ज़मीन की हालत ये हो चुकी है कि उसकी कार्बनिक शक्ति लगभग ख़त्म हो चुकी है। एक समय होता था कि कार्बनिक शक्ति 2 से 3% होती थी, अब कार्बनिक शक्ति 0.1, 0.2, 0.3 ये आ गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए धरती की जो आप 17 पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये रासायनिक खादों से पूरी हो रही है। पर रासायनिक खादों की जो आवश्यकता है वो धरती की इतनी ज़्यादा हो गई है, धरती भी एडिक्ट हो गई है एक हाँ तरह से। हाँ, तो उससे क्या है कि इतनी रिक्वायरमेंट के लिए हम विकल्प एकदम ढूंढना, एक विकल्प तो उसके लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, एक जिसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं, कि जिसमें किसान के पास जो भी कुछ उपलब्ध हो, जिसमें हम कह देते हैं कि अगर मान लो वो अकेली ऑर्गेनिक फार्मिंग या जिसे कहते हो आप नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकता है, तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, कि किसान के पास जो भी पोषक तत्व जिस तरह के उपलब्ध हैं वो सबको मिला के एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एक समेकित खेती जो है वो शुरू करे। तो उसमें आपकी वर्मी कंपोस्टिंग है, उसमें आपकी हरी खाद है, उसमें आपकी जो गोबर की खाद है और बायो फर्टिलाइज़र, ये चारों चीज़ें मिला के हम एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं। मगर अगर आप कहो कि एक किसी से विकल्प मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितने भी ये आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको उतनी मात्रा में पोषक तत्व नहीं दे पाते कि जितनी आज भूमि की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो इन सब को देखते हुए बायो फर्टिलाइज़र जो है, जिसको हम कहते हैं कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, इसको आप जितना मर्जी बना सकते हैं, क्योंकि ये जीवाणुओं से पैदा होते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र एक बहुत अच्छा, मतलब विकल्प तो नहीं कहेंगे, पर एक सप्लीमेंट जिसे कहते हैं, जिससे कि आप रासायनिक खादों की पूर्ति को एक कमी, एक रिड्यूस कर सकते हैं, एक कम मात्रा में जो उसको उनकी इस्तेमाल कर जरूरत सकते है हैं, वो कम कर सकते हैं। हाँ। तो बायो फर्टिलाइज़र इस मामले में, जिसको हम जीवाणु खादें कह देते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है किसानों के लिए। और आज की डेट में आप बात करें तो हमें हर फसल के लिए बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल है। कोई भी आप गेहूं ले लीजिए, गेहूं के लिए आपके पास जीवाणु खादें हैं, कपास ले लीजिए, कपास के लिए है, सब्जियां ले लीजिए, फल के ऑर्चर्ड ले लीजिए, उनके लिए भी हैं, धान के लिए भी हैं। मतलब आप किसी भी फसल की तो बात क्रॉप कीजिए, वाइज जीवाणु खाद है। क्रॉप वाइज जीवाणु खादें हैं और पोषण वाइज भी हैं। मान लो हमें नाइट्रोजन देना है,
तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं बायो फर्टिलाइज़र के, जीवाणु खादों के। मान लो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र है। मान लो आपका अनाज की फसल है, कपास की फसल है, गेहूं की फसल है, तो उसके लिए हमारे पास एजोटोबैक्टर है जो नाइट्रोजन दे देता है। और अगर धान की फसल है तो उसके लिए जैसे आपने बोला ब्लू ग्रीन एल्गी है, अजोला है, ये नाइट्रोजन देते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की भी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी अलग अलग बायो फर्टिलाइज़र हमारे पास है। दो तरह के रहते हैं, एक होते हैं कि जो फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, और एक वो होते हैं जो फास्फोरस जो ज़मीन में हमेशा रहता है उसको घुलनशील करते हैं ताकि कर पौधा देते हैं। उसको आसानी से ले सके। तो उस फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने वाले, उसको घुलनशील बनाने वाले, उसको पौधे को आराम से लेने के लिए ऐसी स्थिति में बनाने वाले भी हमारे पास जीवाणु हैं जो उपलब्ध है। और उनकी इन सभी जीवाणुओं की जो एक संरचना है, जो फॉर्मुलेशन है, वो आज देश में अलग अलग जगह उपलब्ध है, अलग अलग संस्थानों में उपलब्ध है। और आपको पता है कि पूसा इंस्टीट्यूट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। और पूसा इंस्टीट्यूट का जो सूक्ष्म जीव संभाग है उसमें सभी तरह के आपके जो जीवाणु हैं, खादे हैं, आप मान लो सल्फ़र की बात करो, आयरन की बात करो, आप पोटाश की बात करो, सभी के लिए जीवाणु खादें उपलब्ध हैं। अच्छा, तो अभी जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसका जो वहीं से जो जहाँ से तकलीफ शुरू हुई है वहीं से बात करें तो जो इसका एक आइडल पैमाना है 4-2-1 का, कि 4 kg नाइट्रोजन, 2 kg फास्फोरस और 1 kg पोटास, यही फार्मूला है। हाँ जी। तो ये कहाँ कहाँ ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है? देखिए ऐसा है कि जो नाइट्रोजन का आपका रासायनिक खाद, फास्फोरस और पोटास का जो फार्मूला, जो नाइट्रोजन की आप रासायनिक खाद यूज़ करते हैं जिसे यूरिया कह लीजिए, उसकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 35% है। मतलब अगर आप 100 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ 35% है, 35 किलो ही पौधे 35 किलो ही पौधे इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी की जो है वो या तो पानी के रास्ते नीचे ज़मीन में चली जाएगी जो प्रदूषण फैलाएगी, या फिर वो इसमें क्लाइमेट में आपके एटमॉस्फेयर में वहाँ उड़ जाएगी और वो पौधों को काम नहीं देगी। ऐसे ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, सुपर फॉस्फेट है, तो उसकी क्या है, उसमें भी जो धरती में वो फिक्स हो जाता है, 15 से 20% ही है जो उसकी एफिशिएंसी और कम है। और मतलब सिंगल सुपर फास्फेट अगर कोई किसान 100 किलो अपने खेत में अप्लाई कर रहा है, हाँ, तो 20 किलो ही उसको 20 किलो ही उसको पौधों को मिल पाता है। 80% जो है वो सॉइल के अंदर ही फिक्स हो जाता है। अच्छा, हाँ। और इसी तरीके आपका मॉडरेट ऑफ पोटाश है और चीज़ें हैं। कितनी एफिशिएंसी होगी अभी? पोटाश की एफिशिएंसी भी इसी के आसपास है, 15-20% के आसपास ही है। तो ये जो मेजर जो मेन पोषक तत्व हैं जो रासायनिक खाद के थ्रू हमको मिलते हैं, तो इसी कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके विकल्प में अगर आपकी जीवाणु खादें हैं, जीवाणु खादें जो अपनी तरफ से तो ये पोषक तत्व देती भी हैं, और ये जो पोषक तत्व जो ऑलरेडी आपकी ज़मीन में कोई फिक्स हो गया है, कोई उसके अंदर पड़ा हुआ है जो पौधे नहीं ले पाते हैं, उनको भी ऐसी स्थिति में ले आते हैं। क्योंकि देखिए जो भी कोई भी जीवित वस्तु होगी उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, नाइट्रोजन चाहिए होगी, फास्फोरस चाहिए होगी, पोटाश चाहिए होगी। और वो ये जो जीवाणु हैं ये जब ज़मीन में अपना काम करते हैं तो ये अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन सब को ज़मीन से लेते हैं। और पर इनकी एक क्वालिटी होती है कि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी इनकी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा ये उस मात्रा में उसको घुलनशील बना देते हैं। तो वो जो अधिक मात्रा है वो पौधों को अवेलेबल हो जाती है, वो पौधों को मिल जाती है। और ये जीवाणु जो होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है, जो इनकी मतलब इनकी उम्र जो होती है वो बहुत कम होती है। किसी जीवाणु की 20 मिनट होती है, किसी की 1 घंटा होती है, किसी की 2 घंटे होती है, किसी की 1 दिन होती है। तो उसके बाद ये मर जाते हैं।
तो मरने के बाद वो जितना भी वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये जितने भी जीवाणु होते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल ज़मीन में चला जाता है और वो खाना बनता है और जीवाणुओं के लिए। तो उससे क्या है, जीवाणु और बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो इसलिए जीवाणुओं की संख्या जो है वो ज़मीन में ज़्यादा होती है, तो उसकी कार्बनिक शक्ति बढ़ती है और जितने ज़्यादा जीवाणु होंगे उतना ज़्यादा उसमें वो काम करेंगे और उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपके जो पोषक तत्वों की है वो पौधों को मिलती रहेगी। तो डॉक्टर साहब, ये रासायनिक खादों के जो पूरी होड़ लगी हुई है, हम गांव में देखते हैं कि किसी ने 5 किलो यूरिया अप्लाई किया तो पड़ोसी ने 10 किलो अप्लाई किया, तो मतलब होड़ सी लगी हुई है। तो उसमें ये जो बायो फर्टिलाइज़र है, जो जीवाणु खाद है, ये कहाँ बिल्कुल किनारे रह गई? देखिए ऐसा है कि क्योंकि इनकी बात ही नहीं होती। हाँ, बहुत कम बात हुई नहीं है देखो उसमें बायो फर्टिलाइजर पे। हाँ, उसमें ओम प्रकाश जी ऐसा है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जीवाणु खादों की उपलब्धता, क्योंकि किसान जो है वो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि ज़्यादातर जो आपकी जीवाणु खादें हैं वो राज्य स्तर पर इनकी प्रोडक्शन उत्पादन होता है, या जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वो इसको बनाते हैं। तो वहाँ पे इनकी एक तरह से सीमित उपलब्धता जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि अब सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई है और जितनी भी फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं उनको भी केमिकल फर्टिलाइज़र वाली उनको भी बायो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन करना एक उनको अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो भी बायो फर्टिलाइज़र बनाती हैं और किसानों को देती हैं। मगर फिर भी राज्य सरकारों की तरफ से, उनके जो कृषि विभाग है और केंद्र की तरफ से इसकी उत्पादन को और बढ़ाना चाहिए, ताकि इसकी उपलब्धता किसानों को उनके द्वार पर, उनके गांव में मिल सके। और जितनी इसकी उपलब्धता बढ़ेगी और जितनी इसकी क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो जीवाणुओं की संरचना है, जो उसकी फॉर्मुलेशन है, जो वो मटेरियल, जो टीका वो किसानों को दिया जाता है, उसमें अच्छी क्वालिटी के जीवाणु होने बहुत ज़रूरी है। और वो अच्छे जीवाणु अगर होंगे तो वो ज़मीन में अच्छा काम करेंगे और वो किसान को ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी अगर थोड़ी सी अगर युद्ध स्तर पे काम किया जाए तो ये जीवाणुओं की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी और किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जब उनको फ़ायदा दिखेगा तो इसकी मांग भी और ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, मान लीजिए कोई किसान है जो यूरिया का थोड़ा सा ये चाहता है कि यूरिया का इस्तेमाल कम करें, लेकिन पौधों को नाइट्रोजन ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है पौधों को मिलेगा नहीं तो नुकसान होगा। तो वो कहाँ से नाइट्रोजन का विकल्प किस चीज़ के तौर पे देखे और कहाँ से ले? क्या वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और अगर एल्गी है तो एल्गी कहाँ से लेगा वो? देखिए ये जितने भी जीवाणु खादें हैं, मैंने आपको बताया कि अलग अलग पोषक तत्व के लिए अलग अलग जीवाणु खादें हमारे लिए हमारे पास जैसे हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का विकल्प हाँ, क्या है? नाइट्रोजन का विकल्प, यूरिया का विकल्प जो है हाँ, यूरिया का विकल्प की अगर हम बात करें तो फसल के हिसाब से, अगर मान लो आजकल तो किसान बहुत मतलब ऐसे हो गए हैं कि वो एक साल में कई कई फसल लेते हैं। बिल्कुल। जैसे आपका धान ले लिया, धान के बाद उन्होंने अपना ये कोई दलहनी फसल मूंग ले लिया, उसके बाद गेहूं ले लिया। तो ये जो मूंग की फसल है, मूंग की फसल में अगर किसानों ने इसको देखा होगा तो मूंग की फसल की जड़ों में गांठें रहती हैं। तो वो गांठों में भी जीवाणु रहते हैं जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। अच्छा। हाँ, और वो राइजोबियम जो है वो आपके पर्यावरण में जितनी भी नाइट्रोजन, पर्यावरण में आपको मैं बताऊं कि 78% नाइट्रोजन होती है हवा में, जबकि यूरिया में केवल 46% नाइट्रोजन होती है और पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन होती है। और ये जो जीवाणु होते हैं, आप ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लो, आप राइजोबियम की बात कर लो, आप एजोटोबैक्टर की बात कर लो, ये पर्यावरण की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करते हैं और उसको अपने अंदर समा के फिक्स कर लेते हैं और उसको फिर ये प्लांट को देते हैं।
तो जैसे मूंग की फसल है उसमें जो गांठें रहती हैं उसमें राइजोबियम रहता है और वो राइजोबियम क्या ये ये बैक्टीरिया जीवाणु है, जीवाणु बैक्टीरिया है, है हाँ जी। बैक्टीरिया है और ये गांठों में ही होगा। और ये वहाँ पे नाइट्रोजन जो पर्यावरण की नाइट्रोजन है जो उसके आसपास नाइट्रोजन जमीन में है उसको फिक्स कर लेता है और उसको प्लांट को पौधों को देता है। तो कुछ तो पौधे मूंग की फसल ही ले लेती है उसको और बाकी जो है वो जमीन में रह जाती है। तो उसके बाद की जो फसल जो अगली फसल किसान लेगा तो उसमें वो नाइट्रोजन उसके काम आएगी। ऐसे ही गेहूं की फसल के लिए एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर भी तो पर्यावरण की राइजोबियम नाइट्रोजन अलग से भी तो आता है ना इस्तेमाल करने के लिए। हाँ अलग से पौधों को आप जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनको अगर आपके उसके पौधों को आप राइजोबियम से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो राइजोबियम उसकी जड़ों में लग जाए, क्योंकि राइजोबियम की एक खासियत रहती है कि क्या ये लिक्विड है क्या राइजोबियम? ये जीवाणु है, इसकी जो लिक्विड फॉर्मुलेशन, इसकी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन वो बना के बिकती है। बिकती है? हाँ अच्छा, हाँ ठीक हाँ। है। तो वो एक पैकेट होता है, उस पैकेट में जीवाणु रहते हैं, उसका गुड़ में घोल बना लिया जाता है और वो घोल से जो बीज हैं उनको उपचारित कर दिया जाता है। अच्छा, तो वो बीज जब आप बोएंगे तो वो राइजोबियम जो बीजों पे लगा हुआ है वो पौधों की, राइजोबियम बैक्टीरिया जो लगा हुआ हाँ राइजोबियम बैक्टीरिया जो लगा हुआ है वो जड़ों में घुस जाएगा और वो जड़ों में गांठें बना देगा और नाइट्रोजन को वो फिर फिक्स करेगा। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेगा, उसको फिक्स करेगा और पौधों को देगा। तो ये गेहूं के लिए भी राइजोबियम है? गेहूं के लिए एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर इसी तरह से? हाँ इसी तरह से वो गांठें नहीं बनाता है। वो गांठें नहीं बनाता है, वो जमीन में वैसे ही रहता है। वो जमीन में वैसे ही रहता है। बैक्टीरिया। हाँ हाँ। तो आप गेहूं की फसल के जो गेहूं के आपके जो छोटे पौधे रहते हैं उसकी जड़ों को आप एजोटोबैक्टर की जो से उपचारित करेंगे और उसको लगाएंगे बुआई से पहले एजोटोबैक्टर से उपचारित करके उपचारित बीज को भी कर सकते हैं। और आप उसको लगाने के बाद भी लगाने से पहले छोटे पौधों को जैसे पनीरी होती है उसकी जड़ों को भी उपचारित कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो जड़ों में लग जाएगा और वो जमीन के आसपास जितना भी पोषक तत्व पौधों को मिलता है वो जड़ों से ही जाता है। तो जड़ों के आसपास जो भी तो एजोटोबैक्टर भी एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है? उसको फिक्स करेगा। अच्छा। और एजोटोबैक्टर की खासियत और है कि ये बहुत ज़्यादा कार्बनिक जो तत्व हैं वो भी रिलीज करता है। अच्छा। तो उससे जो है धरती की कार्बनिक शक्ति भी बढ़ती है और साथ साथ में ये जिसे हम कहते हैं ना कि पौधे को बढ़ाने की जो हार्मोन्स रहते हैं जैसे जिब्रेलिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड है, विटामिन्स हैं, वो एजोटोबैक्टर में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा। तो वो ये भी बैक्टीरिया ही है ना? ये एजोटोबैक्टर भी बैक्टीरिया ही है। अच्छा। हाँ, तो ये भी वो जमीन में देता है जिससे कि पैदावार भी बढ़ती है। नाइट्रोजन तो देता ही है, साथ साथ में पैदावार भी बढ़ाता है। अच्छा, तो इन सबों को ये जो राइजोबियम जो है और एजोटोबैक्टर इनकी क्या बहुत पुरानी खोज है या नई खोज है? हाँ हाँ, नहीं बहुत पुरानी खोज है ये। माइक्रोबायोलॉजी में हाँ, माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर की खोज हुई है वो राइजोबियम की हुई है। सबसे पहले कब हुई है? ये आप लगा लीजिए 1900 के दशक में। हाँ। अच्छा, वही 1900 के ही दशक में इसकी भी रासायनिक खादों का भी एक तरह से उनकी भी क्रांति शुरू हो रही थी। ये नाइट्रोजन के नाम से जो पहले एक फॉर्मुलेशन बनी थी वो राइजोबियम की ही बनी थी। अच्छा। हाँ, तो ये बैक्टीरिया ढूंढे गए थे? हाँ, बैक्टीरिया। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब जमीन में से ही निकाले गए हैं। तो इसलिए जमीन इनके लिए कोई अलग से कोई मतलब जैसे अजूबा नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये उसका तो ये वहाँ अच्छे से काम करते हैं, वहाँ पे इनको सब तरह का पोषण मिलता है। और फास्फोरस और पोटास के लिए कौन सी चीज, कौन सा बैक्टीरिया है? फास्फोरस के लिए आपका राइजोबियम
और अजोटोबैक्टर, ये दोनों तो हो गए कि नाइट्रोजन को fix नाइट्रोजन करते के लिए। ऐसे ही आपके जो नील हरित शैवाल है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी नाइट्रोजन के लिए है मेन। हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी ये बैक्टीरिया ही है। हाँ, ये भी बैक्टीरिया है। इसको हम साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं, क्योंकि इसमें साथ साथ में इसकी जो कोशिकाओं में ऐसे रंग होते हैं, पिगमेंट्स जिसे हम कहते हैं। उस पे भी आएंगे। हाँ, लेकिन तो ये इसलिए जो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। एल्गी किस चीज का विकल्प है? ये नाइट्रोजन का है या फास्फोरस और पोटास का? ब्लू ग्रीन एल्गी जो मेन है वो नाइट्रोजन का विकल्प है। जिस तरीके से आपका राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, वो पर्यावरण से नाइट्रोजन लेके फिक्स करता है, ऐसे ही ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी पर्यावरण से नाइट्रोजन लेके पौधे को देती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी धान की फसल के लिए सबसे अच्छा बायो फर्टिलाइज़र माना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि राइजोबियम होगा तो उससे आपको बीज को उपचार करना पड़ेगा, एजोटोबैक्टर होगा उसका भी उपचार करना पड़ेगा। धान की फसल में ब्लू ग्रीन एल्गी से उपचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि धान के फसल की जो कंडीशंस होती हैं, जो स्थिति होती है, खड़े पानी की स्थिति, वो स्थिति इन जीवाणुओं के पनपने के लिए और इनके बढ़वार के लिए उचित है। आपको कुछ नहीं, पानी तो रहता ही है। हाँ, पानी तो रहता ही है शुरू में। हाँ हाँ, हाँ, पानी तो चाहिए ही खड़े पानी की स्थिति में। तो उस स्थिति में ये जो जीवाणु है, ये खड़े पानी में बहुत अच्छे से ये बढ़ता है। और इसलिए आपको ना कोई बीज को उपचार करना है, ना आपको इसकी धान की रोपाई के बाद डाल देना। हाँ, बस धान जब आप लगा दो तो उसके तीसरे चौथे दिन आप इसको जैसे किसान है वो हाथ से बुरक दे इसको खेत में, खड़े पानी में। कितना लगेगा डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि इसके दो तरीके हैं। किसान अगर चाहे इसको अपने खेत में भी बना सकता है, और अगर वो अपने खेत में बनाएगा और फिर इसको इस्तेमाल करेगा, तो वो जो खेत में बनाया हुआ है वो तो उसको 10 से 12 किलो इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 हेक्टेयर में। अच्छा। हाँ, और अब हमने इसकी जो क्वालिटी है उसको सुधारा है, और इसका जो जिसे हम कहते हैं रेडी टू यूज मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हाँ, जिसका अगर उसका इस्तेमाल करता है तो कितना लगेगा? तो वो 500 ग्राम का एक पैकेट 1 एकड़ जो है धान के खेत के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। कितने यूरिया का विकल्प ये 1-आधा किलो बनेगा? देखिए, ऐसा है कि जो इसकी कितना नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है? नाइट्रोजन अगर हम इसके लगाएं, एवरेज जो है वो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ये देता है। तो आप लगा लीजिए, जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो 1 हेक्टेयर के पीछे 1 कट्टा यूरिया का, 1 बैग यूरिया का, उसकी बचत किसान की हो जाएगी। आधा किलो में? आधा किलो में जो आधा किलो का पैकेट होगा, वो अगर इस्तेमाल करेगा। एकड़ में या हेक्टेयर में? वो थोड़ा सा, हाँ, आधा किलो का पैकेट एकड़ में इस्तेमाल करना है, एकड़ में इस्तेमाल करना है। अच्छा। तो ये हेक्टेयर होगा तो 1 किलो सवा किलो आ जाएगा का इस्तेमाल होगा। अच्छा। और क्योंकि अब आधा किलो का पैकेट, जो 50 किलो का बोरी है, हाँ जी, यूरिया की, हाँ जी, अब तो 45 किलो की हो गई है। हाँ हाँ, 45 किलो की बोरी का विकल्प वो है आधा किलो है वो। हाँ, आधा किलो कह लो या 1 किलो कह लो। अच्छा। हाँ, तो वो उसका विकल्प है। और किसान अपने 1 किलो या आधा किलो? आधा किलो जो हमने बनाया है वो आधा किलो 1 एकड़ में लगता है। 1 एकड़ में लगता है? हाँ। तो अगर आप कितना किलो यूरिया का वो करेगा? ये 50 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में बचाएगा। 1 हेक्टेयर में बचाएगा? 1 हेक्टेयर में 50 किलो बचाएगा, यानी करीब 1.25 किलो 1.5 किलो अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी डालना है, हाँ, तो पूरा 50 किलो उसका यूरिया का बचत हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ आपकी यूरिया की बचत नहीं है, इसके और भी कई फायदे हैं जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और ये जमीन में, जैसे जमीन को यूरिया तो प्रदूषित कर देता है, हाँ जी, जमीन में जाता है तो नाइट्रेट बन जाता है, नाइट्रेट फिर पानी के जरिए आ रहा, नाइट्रेट अगर आ रहा पानी के जरिए, तो वो जहरीला हो जाएगा। कैंसर का एक कारण है नाइट्रेट। हाँ जी। और ब्लू ग्रीन एल्गी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है? ब्लू ग्रीन एल्गी का तो नेचुरल है। हाँ, ये तो, और ये
मतलब वैसे भी आप अगर किसानों ने इसको देखा हो, अगर किसान के खेत में गीली जमीन होगी या पानी खड़ा काई होगा लगे, काई तो को ही काई, algae हाँ बोलते हैं। काई जैसी उग जाती है वहाँ पे। वो काई जो है वो ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो वो खाद है। हाँ वो खाद है जो गाढ़े हरे रंग की होती है। जो एक काई होती है जो थोड़े लाइट हरे रंग की तोतिया कलर की होती है, वो जो होती है वो हरी काई होती है, वो फायदेमंद नहीं होती है। अच्छा। वो उसको उगने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो वो तो आपके खेत की जो यूरिया आपने डाली है उसको भी ले लेगी। तो इसलिए ये जो नीली हरी काई है ये होनी चाहिए। अच्छा, खेत में। एक रेशे वाली काई होती है, वो जो तोतिया कलर की होती है वो फायदेमंद नहीं होती है। ये जो नीली हरी गाढ़ी हरे रंग की गाढ़े भूरे रंग की जो होती है वो फायदेमंद होती है, जो थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि स्लिपरी टाइप रहती है, वो फायदेमंद होती है। तो अच्छा, आपने आपने डॉक्टर साहब बातचीत में एक और इशारा किया कि एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो आधे किलो का पैकेट आ रहा हाँ जी, है, हाँ जी। तो वो आधे किलो पैकेट लगभग कितने का है, कितने रुपए का? आधे किलो का पैकेट देखो ऐसा है कि हमारा जो संस्थान बनाता है तो वो इसको पहले 20 रुपए का देता था, अब उसको ये वो 50 रुपए का देता है। तो फिर भी यूरिया से सस्ता ही है। हाँ हाँ, यूरिया से बहुत यूरिया से सस्ता सस्ता है। भी है। हाँ जी, और एक तो नेचुरल है। हाँ जी, उसके हाँ जी, साइड इफेक्ट हाँ नहीं जी, है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये आपका नाइट्रोजन तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ ये आपकी जमीन का भूमि का भी सुधार करेगा। ये भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको तो बढ़ाता ही है। ये भूमि की जो वाटर होल्डिंग Capacity मतलब है। हाँ कैपेसिटी है, जाके पानी, क्योंकि धान के खेत में हम चाहते हैं कि पानी खड़ा रहे, और ज़्यादातर देखा गया है कि किसान ने सुबह पानी दिया और तो फिर वो 1 खत्म, घंटे में पानी सूख नीचे गया। चला जाता हाँ, है। नीचे, हाँ। तो ये जो जीवाणु होते हैं, ये जो जमीन के जो मिट्टी के कण होते हैं उनको आपस में बांध के रखते हैं। अच्छा। वाटर होल्डिंग, उसकी जो एकत्रीकरण की शक्ति है उसको बढ़ाते हैं ताकि जो भूमि है वो आपस में जुड़ी रहे और पानी उसमें रुके। तो इससे क्या है, एक तो पानी की बचत होती है। तो कौन से ये जीवाणु उसको जोड़ने का काम करते हैं? ये नील हरित शैवाल जो ब्लू अच्छा, ग्रीन ये एल्गी के जोड़ने का जीवाणु काम है, करता है। हमने जो इसका जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें हमने एक मिक्सचर बनाया है। 4 तरह के उसमें जीवाणु हैं। अच्छा, कौन कौन जैसे? उसमें 4 तरह के जीवाणु हैं। अगर मैं उनका नाम बताऊं तो एक तो उसमें है एनाबीना। एनाबीना, एनाबीना, ये बैक्टीरिया है। हाँ ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया कह लो, ब्लू ग्रीन एल्गी कह लो। एक है नॉस्टॉक, अच्छा। एक है ओलोसीरा, अच्छा। और एक है वेस्टिलोप्सिस। 4 तरह के चार हैं। हाँ, अब आप पूछोगे कि 4 तरह के क्यों डाले हैं। 4 तरह के इसमें इसलिए डाले हैं क्योंकि अगर आप धान की फसल को देखो तो धान की फसल कम से कम 3 साढ़े 3 महीने चलती है, 4 महीने भी चलती है। बिल्कुल, 4 महीने तो तक। उसमें हर समय में अलग अलग स्थिति आती है। पहले धान छोटा होता है तो पानी ज़्यादा होता है और धूप ज़्यादा लगती है। तो उस धूप की स्थिति में इन 4 जीवाणुओं में कोई ऐसा जीवाणु है जो उस स्थिति में ज़्यादा पनपता है। फिर उसके बाद धान के पौधे बड़े हो जाते हैं। एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो जीवाणु है ब्लू ग्रीन एल्गी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अच्छा। ये हवा और पानी से अपने आप अपने उगते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये जमीन से कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ हवा पानी से लेते हवा हैं। पानी से। इनको हम कहते हैं, अगर अंग्रेजी में हम बात करें, फोटो ऑटोट्रॉफिक। अच्छा। फोटो का मतलब है लाइट और ऑटो का मतलब है अपने आप। तो ये अपना भोजन लाइट और हवा और पानी से बनाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनको जहां भी इनको ये कंडीशन हाँ, मिलेगी वहाँ। हाँ, इनको ओपन वातावरण मिलेगा तो, और पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो किसानों का आपने वही साथ में तो बताया था इसलिए कि किसान अपना ही बना सकता है। हाँ, इसीलिए तो अपना भी अपना बना कैसे सकता बना है। सकता है किसान? हाँ, अगर वो मैं उस एल्गी- पे आ रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि 4 तरह के इसलिए लिए हैं क्योंकि ये शुरू एल्गी में 4 तरह के हैं। हाँ, इसमें 4 तरह के एल्गी डाले हैं। शुरू में पौधे छोटे होते हैं,
तो उनके लिए अलग उनके जरूरत लिए है। अलग तरह का जो चारों में एक एल्गी है वो पहले उगता है। उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी छाया हो जाती खेत में, तो उसमें दूसरी तरह का एल्गी ग्रो करता है। फिर उसमें थोड़ी पीएच की चेंजेस रहती हैं, खेत में और तरह की चेंजेस रहती है, उसमें और तरह का एल्गी ग्रो करता है। तो इसलिए ये 4 एल्गी उसके क्रॉप की उम्र के हिसाब से बारी बारी ग्रो करते हैं और खेत में फायदा देते रहते हैं। तो इसलिए अप्लाई एक ही बार करना है? अप्लाई एक ही बार करना है। अप्लाई लेकिन एक ही चारों बार, अलग अलग वो जो पौधे की वो स्टेज है ये अंदर उसमें ही काम रहते करेंगे। हैं। हाँ हाँ, ये काम करेंगे। और तो बड़ा सबसे बड़ी दिलचस्प है इसका कि एक ही फायदा, बार हाँ डालना है आपको। हाँ, एक ही बार डालना है। और अगर किसान इसका ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो जब भी इसको डालें उसके बाद कोशिश करें कि 8-10 दिन खेत में लगातार पानी दें। मतलब पानी उसमें रहना चाहिए। पानी रहना चाहिए, ये तभी नहीं कि इसका हर समय पानी देते रहें। जैसे जिस तरीके से पानी रोज सिंचाई करते हैं वैसे ही करें, पर 8-10 दिन खेत में हर रोज सिंचाई हो, ताकि पानी होने की स्थिति में ये जल्दी बढ़वार होती है इनकी। अच्छा, आम आदमी अगर किसी को खुद बनाना है, इंडस्ट्रियल नहीं लेना है, हाँ जी, तो वो कैसे खेत में अपने बनाएगा? देखिए ऐसा है कि अगर किसान इसको खुद बनाना चाहता है तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। हम सबको पता है कि जो धान है वो ट्रांसप्लांटेशन से होता है, नर्सरी से होता है। हाँ। तो नर्सरी में आपके 25 दिन 30 दिन लगते हैं। तो जितनी देर में नर्सरी आपकी तैयार होती है, तो किसान अगर चाहे तो खेत में एक तरफ अपने 2-3 गड्ढे बना सकता है, कच्चे गड्ढे जिसे हम कहते हैं। कच्चे गड्ढे बना ले, उसको आप कह सकते हैं कि 2-2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 6 से 8 इंच गहरा गड्ढा वो खोद ले अपने खेत में एक तरफ। और ऐसी जगह खोदे जहाँ पे धूप रहे सारा दिन। धूप चाहिए। हाँ, धूप चाहिए। और उस गड्ढे में कोई भी किसान के पास कोई पुराना पॉलीथीन हो जिसमें छेद नहीं होने चाहिए, वो पॉलीथीन उस पे बिछा दे ताकि उसमें पानी रुक सके। तो वो पॉलीथीन बिछा दे और उसकी मेड़ अच्छे से बना दे और उसमें वो 5 से 6 किलो खेत की भुरभुरी मिट्टी उसमें डाल दे। मिट्टी डालने के बाद उसमें 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट उसमें डाल दे। और सुपर फॉस्फेट के अगर दाने हैं, अगर घुल नहीं रहा है तो उसको पानी में घोल के फिर डाल दे। और उसमें वो अपना 4-5 इंच तक पानी भर दे उस गड्ढे में। और ये शैवाल का टीका जो हमारे संस्थान से मिलता है, शैवाल का टीका 100 ग्राम टीका वो अच्छे से अपने हाथ में लेके उसको मसल के और उस गड्ढे में डाल दें ऊपर से फैला 100 दे। ग्राम का। हाँ, पहले वो मिट्टी डाल दे, सुपर फॉस्फेट डाल दे, 4 इंच 4.5 इंच तक पानी डाल दे और उसको अच्छी तरह लेवल करके। हाँ, उसको अच्छी तरह मिला दे ताकि मिट्टी सुपर फॉस्फेट और सारी चीज़ मिला दे। और उसके बाद 2 घंटे इंतज़ार करे ताकि वो जो मिट्टी हिलाई है वो बैठ जाए नीचे। और उसके बाद 100 ग्राम जो टीका है जो हमारे संस्थान पूसा संस्थान से उपलब्ध है, वो टीका उसके ऊपर बुरक दे हल्का हल्का पूरे उसमें, तो और उसको छोड़ दे। तो वो जो टीका उसमें डाला है वो धीरे धीरे वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो उसमें उगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और किसान का क्या काम है, किसान हो, किसान कितने दिन के में बन जाएगा ये हाँ, पूरा किसान हो, किसान के घर में महिला हो, वो हर रोज सुबह आके देख ले के गड्ढे में पानी उस लेवल पे है तक है कि नहीं। अगर पानी कम है तो धीरे से एक तरफ से पाइप से या किसी और चीज़ से उसमें पानी डाल दे ताकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, पानी का उसमें लेवल रहना चाहिए। तो 5-6 दिन में देखेंगे कि उसमें ये पपड़ी, हाँ, शैवाल की काई की पपड़ी जमनी शुरू हो जाएगी और पपड़ी फिर 8-10 दिन में काफ़ी मोटी हो जाएगी और 15 दिन बाद वो पूरे गड्ढे के ऊपर पूरी पपड़ी जम जाएगी। जब वो पूरी पपड़ी जम जाए तो उसमें पानी देना बंद कर दो और पपड़ी को सूखने दो। और जैसे ही पपड़ी सूख जाए उस पपड़ी को इकट्ठा कर लो और वो आपका
शैवाल उर्वरक जो ब्लू ग्रीन एल्गी का बायो फर्टिलाइजर है वो तैयार हो गया है और वो उसको आप जब भी धान लगाओगे वो उसको धान में आप अप्लाई कर देना। इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, पूरा आपका पूसा में सेंटर है इसका, हाँ जी। तो मैं वहाँ पे कई बार होके आया हूँ। इसका क्या फूड सप्लीमेंट में भी इसका इस्तेमाल है? देखिए, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं जो खेती में इस्तेमाल होती हैं। वो प्रजातियां हैं जो पर्यावरण से नाइट्रोजन लेती फिक्स हैं। करती हैं, कार्बन देती हैं, ये सब इसके फायदे हैं। ठीक है। इसकी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है ब्लू ग्रीन एल्गी की? ब्लू ग्रीन एल्गी में। अच्छा और ऐसी एक प्रजाति है जिसको हम कहते हैं स्पाइरुलिना। अच्छा, हाँ, स्पाइरुलिना ये भी बैक्टीरिया का नाम है? ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है। अच्छा। हाँ, इसको साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं। तो ये ऐसी प्रजाति है जिसमें इसके जो इसका जो भार है, मतलब उसमें 70%, 60 से 70% अलग स्पाइरुलिना की भी अलग अलग से प्रजातियां हैं। स्पाइरुलिना की लेकिन अगर आगे मोटी-मोटी बात प्रजातियां करें, हैं। हाँ, तो उसमें 60 से 70% शुद्ध प्रोटीन होता है। तो और ये बहुत अच्छा पोषक तत्व है। और प्रोटीन के अलावा इसमें विटामिन B12, इसमें आयरन, इसमें आपका जो अच्छे वाला फैट रहता है, पूफा जिसे हम कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो इसमें रहते हैं। इसमें आयरन रहता है, इसमें कैरोटीनॉइड रहते हैं जो प्रो विटामिन ए जिसको हम कहते हैं, वो इसमें रहता है। तो इसके बहुत सारे इसके फायदे हैं। और ये जो प्रोटीन है इसको भी हम एक तरह से कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की अगर आप कंपोजिशन देखें उसका, उसमें अमाइनो एसिड से बनता है वो। बिल्कुल। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे अंडे से या इसको सोयाबीन वगैरह से, तो इसका जो प्रोटीन है वो एक भरपूर प्रोटीन है जिसमें 20 के 20 अमाइनो एसिड होते हैं। हाई क्वालिटी है। हाई क्वालिटी प्रोटीन है। और ये आपकी जो बॉडी है वो आसानी से इसको पचा भी लेती है। तो प्रोटीन ये स्पाइरुलिना के इसको कैसे बना कैप्सूल सकते हैं? और इसकी जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो बाजार में उपलब्ध है। ये भी बनाने की वही विधि है जो किसान ने? इसके बनाने की भी वैसी ही विधि है। पर क्योंकि ये मनुष्य की कंजप्शन के लिए है या आप मवेशियों को देना है, तो इसके लिए थोड़ी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसको हम थोड़ी सी क्वालिटी से बनाते हैं। और इसके बनाने का जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत जगह हो रहा है। आपके यूपी में भी बना, डाबर कंपनी बना रही है, पेरी एग्रो बना रही है, और 5-6 कंपनी, हाँ काफ़ी कंपनियां इसको बना रही हैं। पर अब हमने जो इसको शुरू किया है, क्योंकि अगर आप इसको कैप्सूल की शक्ल में लेते हो या आप इसको टैबलेट की शक्ल में देते हो, तो हमें ये लगता है कि हम दवाई खा रहे हैं। तो हमने इसको पोषण को ऐसे मतलब फूड में डाला है, ऐसे भोजन की चीज़ों में डाला है, जैसे जो आपने मतलब सबको पता है कि जो कुपोषण है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो बच्चों का जैसे पास्ता है, बच्चे बहुत अच्छा लाइक करते हैं, बिस्किट हैं, आपके जो चॉकलेट है, तो हमने स्पाइरुलिना युक्त बिस्किट बनाए हैं, पास्ता बनाया है, और उसके चॉकलेट बनाई है। ये पूसा ने बनाया? हाँ, ये पूसा ने, इवन दही में हमने इसको डाला है। अच्छा। हाँ, पूसा में। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी सेंटर है आपका, हाँ जी, हाँ जी, ये वहीं से बना है? और हाँ हाँ, ये वहीं से बना है। और इसकी मापदंड इसके सारे चेक किए हैं, और खाने में भी ये बहुत इसकी टेस्टिंग हुई है, और इसका टेस्ट में और खाने में बहुत अच्छा तो लगता किसी है। कंपनी को दिया या आप ही लोग अभी टेस्टिंग पीरियड में? अभी इसको हमने जो आप इसकी कह रहे हैं पास्ता में, बिस्किट में या चॉकलेट में हाँ, आप डाल इसकी रहे हैं? हमने क्वालिटी वगैरह सब चेक कर ली है। और इसको हमने कंपनियों से, 2-3 कंपनियों से बात चल रही है, और जल्दी ही इसको जो है ये कंपनियों को हम देने वाले हैं।
अच्छा, ये टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। और ये और इससे ये जो आप कह रहे हैं कि जो प्रोटीन की कमी पूरी होगी और पूरा ये हाई क्वालिटी का प्रोटीन हाँ है, जी, हाँ जी। तो ये तो निश्चित तौर पे इसको स्प्रेड किया जाना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी को। तो कुछ बड़ी कंपनियां आई हैं क्या, बिस्किट बनाने वाली या मान लीजिए नमकीन बनाने वाली या चॉकलेट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, क्योंकि चॉकलेट बच्चे बहुत खाते हैं हाँ जी, हाँ जी, और वो हाँ। नुकसान करता है। अगर चॉकलेट खा रहे हैं, आदत पड़ी है और प्रोटीन उसके साथ उनको मिल रहा है हाँ तो जी, हाँ ठीक है उसके लिए। तो कुछ कंपनियां आई हैं, बड़ी कंपनियां इसके ऐसा लिए। है कि बाहर के देशों में तो कुछ स्तर पर ये शुरू हो गया है। स्पाइरुलिना के आपकी जो बार्स हैं वो उपलब्ध हैं। इवन भारत में भी एक कंपनी है एंटीना न्यूट्रीटेक करके। अच्छा। हाँ, एक कंपनी है जो साउथ में है, मदुराई में इनका प्रोडक्शन सेंटर है। वो हमारे साथ प्रोजेक्ट में वो कोलैबोरेशन में थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए इसकी चिक्की बना रखी है, बच्चों के लिए इसकी कैंडी बना रखी है, बच्चों के लिए इसके 2-3 और उन्होंने प्रोडक्ट बना रखे हैं जो उपलब्ध है। और भोजन के अलावा इसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो, क्योंकि इसमें मैंने आपको शुरू में बात की थी कि इससे खाने से नेचुरल कलर का एक हाँ, इसमें रंग रहते हैं, जो पिगमेंट्स रहते हैं, वो पिगमेंट्स की जो है वो एक तरह से बीमारी अवरोधक शक्ति है उनमें। आपको जो कलर है ब्लू ग्रीन कलर, एल्गी में, हाँ हाँ, वो नेचुरल तो कलर्स जो नाम तो हैं। इसका डॉक्टर साहब ब्लू ग्रीन एल्गी है। हाँ जी। तो कलर तो मोटी मोटा देखें तो दो ही इसमें दिखते हैं। हाँ, नहीं, इसमें मतलब हम कह देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, पर इसमें कलर जो है ब्लू भी है, इसका मजेंटा कलर भी है, इसमें पिंक कलर भी है, वायलेट कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, और जो कैरोटीनाइड्स हैं उनका येलोइश सा कलर होता है। कैरोटीनाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है इनमें। तो ये सारे कलर्स इसमें हैं। और ये कलर्स का जो कैरोटीनॉइड्स का क्या इस्तेमाल है? कैरोटीनॉइड्स एक तरह से विटामिन ए का विकल्प है। अच्छा। हाँ, और कैरोटीनॉइड्स एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो आपके कैंसर को ख़त्म करने के लिए, जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए, और विटामिन ए की पूर्ति के लिए, और जो है इससे आपकी जो बीमारी की अवरोधक शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी तरह ये ब्लू ग्रीन एल्गी में ही है। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी में ही है। और स्पाइरुलिना में तो बहुत ज़्यादा कैरोटीनॉइड होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जो आपकी रोज़ की रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है। तो ये सिर्फ फर्टिलाइजर का काम नहीं है, बल्कि फूड सप्लीमेंट का भी काम है। फूड सप्लीमेंट का भी काम है, और ये मवेशियों को भी इसमें दिया जाता डॉक्टर साहब है। जो आप कलर कह रहे हैं, नेचुरल कलर, हमने जो सुना था कि एक तो मिर्च से निकालते हैं, मैरीगोल्ड से निकालते हैं और हल्दी से निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुझे जो जानकारी है अभी तक कि ये 3 चीज़ों से नेचुरल कलर हमारे यहाँ निकलता है। पूरी दुनिया में जो फिनोमिना है इसका नेचुरल कलर निकालने का, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का हमने पहली बार सुना कि इससे भी नेचुरल कलर निकलता है। तो 5 कलर आपने बताए, हाँ जी। कौन कौन से, एक बार दोबारा बता दीजिए। ब्लू, हाँ। पिंक, हाँ। वायलेट, हाँ। मजेंटा, ग्रीन जो क्लोरोफिल का रहता है, और कैरोटीनॉइड का येलोइश कलर रहता है। हाँ जी, ये 5 कलर निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका कोई इंडस्ट्रियल अभी इस्तेमाल भी हो रहा है इन कलर्स का, जो ब्लू ग्रीन एल्गी से निकल रहा है? हाँ, देखो, ये जो कलर्स है इनका सिर्फ एज नेचुरल कलर्स का सिर्फ उपयोग नहीं है। एज नेचुरल कलर्स ये कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हाँ जी, डॉक्टर हाँ साहब जी। कि मिठाइयों में जो कलर है, हाँ, हाँ। चॉकलेट में जो कलर हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ वो जी। सब ये है कि सिंथेटिक कलर है और वो बड़ा नुकसान हाँ करते हाँ, हैं। ये नेचुरल तो कलर्स, नेचुरल कलर अगर ये इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक होने लग जाए और ये मिठाइयों में या जो भी खाने पीने की हाँ जी, चीजें हाँ जी, हैं हाँ। उसमें इसका इस्तेमाल करने लग जाए तो हाँ हाँ, ये आपका नुकसान नहीं करेगा। मतलब केक में, पेस्ट्रीज में, इन सब में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसकी प्योरिटी पे सब डिपेंड करता है। ये जो कलर है, इसको आप जितना ज़्यादा इसको प्योर करेंगे, उतना ही इसकी जो
एप्लीकेशन है, इसका जो यूज़ है वो अलग अलग फील्ड में होता है। अगर तो इसकी अभी ब्लू ग्रीन एलगी वाले जो कलर हैं, 5 हाँ जी, कलर हैं, हाँ जी, इसको निकालने का कहीं पे प्लांट है, किसी ने लगाया है? हाँ हाँ, कई कंपनीज इसको बना रही हैं। अच्छा। हाँ, कई कंपनीज इसको निकाल रही हैं, बना और रही कॉस्टली हैं। होगा निकालना हाँ, इसमें से कलर? ऐसा है कि अगर इसकी प्योरिटी 2.5 से नीचे रहती है तो ये फूड और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। अच्छा, 2.5 क्या है इसमें? इसमें प्रोटीन का रेशो रहता है। अच्छा। टोटल प्रोटीन और कलर का, ये जो कलर है ये भी प्रोटीन ही है। अच्छा। इसमें ये जो कलर है वो उसकी जो बेसिक कंपोजिशन है, जो वो उसका वो प्रोटीन ही है। अच्छा, कलर का जो हाँ कंपोजिशन हाँ है। हाँ हाँ, जो मैंने आपको बताया कि 60% प्रोटीन है, 70% प्रोटीन है, तो इसमें से जो कलर भी निकल रहा है, एक कैरोटीनॉइड को छोड़ के, कैरोटीनॉइड अलग चीज़ है, जो फाइकोसाइनिन वाले कलर हैं वो प्रोटीन ही है। अच्छा। हाँ, तो प्रोटीन होने के कारण, तो प्रोटीन की प्योरिटी के हिसाब से कि उसमें वो कलर कितना है, उसकी प्योरिटी के हिसाब से अगर प्योरिटी आपकी 2.5 से नीचे है तो ये फूड में और कॉस्मेटिक में और फीड में इस्तेमाल होता है। अच्छा। अगर 2.5 से 4 तक इसकी प्योरिटी जाती है तो ये आपकी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और अगर 4 से ऊपर जाती है इसकी प्योरिटी, हम इसको और प्योर कर देते हैं, तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल ग्रेड, कि कई चीज़ों के मतलब जैसे डायग्नोस्टिक में उसमें इस्तेमाल होता है। इसके जो कलर हैं वो आपको मतलब जिसे हम कहते हैं कि फ्लोरेसेंट कलर जिसे कहते हैं ना, चमक वाले, तो चमक छोड़ते हैं ये। तो वो उससे क्या है कि आप कई तरह की इसमें स्टडी करते हैं, तो वो भी रिसर्च के काम है। रिसर्च के काम आता है, तो उस तरीके से है। तो इसका मतलब मल्टीपल, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो एक काई है, इसका मल्टीपल इस्तेमाल है। हाँ हाँ जिसको सबसे बेकार समझा जाता था। हाँ जी, हाँ जी। अरे जिसपे जैसे बारिश वारिश में काई जम जाती है, फिसल के लोग गिर जाते हैं, ये वही काई है या अलग है उससे? ये वही काई है, वही काई है। इसकी अलग कितनी अलग उपयोगी है? प्रजातियां हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, इसका इस्तेमाल आजकल बायोफ्यूल में भी हो रहा है। काई का इस्तेमाल? काई का इस्तेमाल आपके ईंधन के लिए हो रहा है। वो कैसे? इसके अंदर जो लिपिड्स रहते हैं, जो इसके अंदर फैट रहता है, वो फैट को निकाल के और उसको एज ईंधन इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। कुछ देश जो आगे बढ़ रहे हैं पहले इसमें? आप, हैं जी, कुछ देश आगे बढ़े हैं इसमें? हाँ हाँ, कुछ देश आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ भी अच्छा काम हो रहा है। और इसमें अच्छा जो है बायोफ्यूल की जो इसकी मतलब कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें आपको 50% तक इसमें आपको लिपिड मिलेंगे। ब्लू ग्रीन इसकी एक प्रजाति, हाँ, इसकी एक प्रजाति है, नहीं ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, एल्गी, पूरे एल्गी की बात कर रहा हूँ, पूरे एल्गी की बात करता हूँ। एक बोट्रायोकॉकस करके एल्गी है, एक जिसमें आपका 70% से ज़्यादा लिपिड होते हैं। तो उसमें बायोफ्यूल की जो आपकी क्षमता है बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही क्लोरेला करके है, क्लोरेला आपका है, उसमें प्रोटीन भी 50% होता है। और कई कई ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें आपका जो लिपिड है वो भी 50% तक आपको मिल जाता है, 40 से 50% आपको मिल जाता है। अच्छा, कितने तरह एल्गी है, होती कितने तरह की हैं टोटल? बहुत इसकी प्रजातियां हैं, मतलब अब अंदाज़ा हज़ारों में आप कह हज़ारों सकते हैं, में? हज़ारों में कह सकते हैं। और ये जो एल्गी हैं ये पहले जीवाणु हैं जो धरती पे आए थे। अच्छा, हाँ, पहले बैक्टीरिया शुरू हुए। पहले बैक्टीरिया जो आए हैं, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं। और दूसरा ये है कि जब ये उगते हैं, जब ये अपना उत्पादन करते हैं तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो मैंने कहा ना कि ये मतलब सिर्फ आपके खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं, और भी कई फायदे देते हैं। ये आपकी धरती में ऑक्सीजन को भी बढ़ाते हैं। तो ये जो है ये आपके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये जो ऑक्सीजन लेने वाले जीवाणु हैं वो इनके बाद इवॉल्व हुए। उसके बाद जैसे हम हैं,
या और बहुत सारे जीवाणु हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो बाद में पैदा हुए। इनके जो फॉसिल हैं एल्गी के, वो 3.5 बिलियन ईयर पहले से के जो उपलब्ध है। 3.5 बिलियन ईयर पहले ये इनकी इजाद जो है वो देखी गई है, हाँ, धरती पे आई। शुरुआती तो ये हाँ, शुरुआती जो जीवाणु हैं वो एल्गी ही है। तो आप लोगों ने यहाँ पूसा में रिसर्च कब इसका शुरू हुआ? पूसा में इसका जो रिसर्च ब्लू ग्रीन एल्गी हाँ पूसा सेंटर में बना है। हाँ जी, ब्लू ग्रीन एल्गी सेंटर जो बना है ये 1986 में बना है। 86 में? 1986 में बना 86 से है। काम हो रहा है इसमें? नहीं, काम इसमें चल रहा है 1950 से पहले से। अच्छा, आज़ादी के पहले से काम चल रहा है? हाँ, मतलब 1939 में बनारस में एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर RN सिंह। वो 1940 के बाद 1939 में तो एक फॉरेन के थे PK डे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जो धान के खेत की जो उर्वरकता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण है। अच्छा। हाँ, और 1940 के बाद RN सिंह थे बनारस में, तो उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया। BHU के थे? BHU के। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ये जो इसको खेत में इस्तेमाल करने का जो शैवाल उर्वरक है, उस पे जो काम हुआ है वो हमारे संस्थान में, भारतीय कृषि और अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर GS वेंकटरमन होते थे। अच्छा। हाँ, उनकी अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में ये सारा काम हुआ, और उन्होंने ही ये जो किसान को बनाने का तरीका है ये उन्होंने ही दिया था, जो किसान खुद बना सकता जो है। किसान खुद बना सके, जिसको हम फार्मर फ्रेंडली कह देते हैं प्रोडक्शन। वो तरीका जो है वो प्रोफेसर GS वेंकटरमन ने 1959 के आसपास, 1950 का दशक कह लीजिए, 1960 के दशक, उन 2 दशकों में काफ़ी काम हुआ इसमें। तो और ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये जो हमने दी। फूड वाली कब इजाद हुई है कि इसका, जैसे अभी तक तो ये था कि भाई इसको जमीन में अप्लाई करना है हाँ या जी, हाँ जी, उसका उसमें खेती में इस्तेमाल करना है, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो इसका फूड के लिए कब शुरू हुआ कि इसका फूड का फूड जो सप्लीमेंट के तौर पे इसको ले फूड का सकते हैं? सप्लीमेंट भी इसका उतना ही पुराना है। अच्छा। हालांकि हमारे इंडिया देश में थोड़ा लेट हुआ है, पर इसका इतिहास जो है फूड में, इसका यूज़ जो है स्पाइरुलिना का यूज़, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत पुराना है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको तालाबों में ये नेचुरली अपने आप ही उगता था, और वहाँ के लोग इसको इकट्ठा करके खा लेते थे। अच्छा, हाँ, शैवाल को वो इकट्ठा करके खा लेते थे। तो ये इतना पुराना इसका इतिहास है। एल्गी को जो है, अब इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल कब कब बढ़ने को उम्मीद है? जैसे आपने ये बताया कि अलग अलग जगह फूड पे इसका सप्लीमेंट भी इंडस्ट्री, कर हाँ, लेंगे अलग अलग जगह और पे हो रहा है। इसमें कलर भी हाँ जी, हाँ जी, कर हाँ। लेंगे। बहुत हाई लेवल पे, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है। भारत नहीं, में भी मेरी जो दिलचस्पी है इसको लेकर के, ज़्यादा दिलचस्पी ये है जो बच्चे खासतौर पे चॉकलेट खा के बीमार पड़ते हैं। हाँ जी, अक्सर होता है, चॉकलेट खा लिया बीमार पड़ गया, या इस तरह की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्किट है या ब्रेड है या हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या कहें, केक है, हाँ जी। इन सब में आम तौर पे तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। नहीं, आम तौर पे नहीं हो रहा है। अभी एक कंपनी, आपने कहा कि एक कंपनी आगे आई है हाँ जी, हाँ जी, जो बहुतायत में प्रोडक्शन हो रहा है कि हम आसपास जितनी चीज़ें देखते हैं उस सब में सिंथेटिक, लगभग सब में सिंथेटिक चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनमें कब हम उम्मीद करें कि कब इसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल शुरू होगा और ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है एक तरह से वो आएगा तो खाने में फ़ायदा होगा उसका? हाँ, हम तो उम्मीद करते हैं कि इसका जल्द से जल्द हो। इसका असल में जितनी इसकी पॉपुलराइजेशन होगी। आपका पेटेंट भी शायद उसी पे है ना, कलर पे इसके? हाँ, मेरा पेटेंट कलर पे है, कलर पे है कि एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में से कलर निकालने के लिए एक आसान, एक स्टेप का हमने प्रोसेस निकाला है।
मतलब एक ही स्टेप में हम इसके कलर को अच्छी प्योरिटी का कलर, जैसे मैंने Extract प्योरिटी की कर बात सकते की हैं, हाँ। कि प्योरिटी इसकी 2.5, 4, 5, तो हमारे पास ऐसे जीवाणु हैं जिससे हम लगभग 5 की प्योरिटी इसकी निकाल सकते हैं। ऐसे जीवाणु हैं। हाँ, ऐसे जीवाणु हैं। ऐसे हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है जिससे हम इसकी 5 की तक की प्योरिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी के जो उसका जो तरीका है, एक बहुत ही आसान तरीका और सस्ता तरीका हमने उस पे आपका पेटेंट हाँ, है। उस पे पेटेंट है हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 37 साल यहाँ पे पूसा में आपने काम किया माइक्रोबायोलॉजी में, तो कोई आपने देखा बहुत सारे बैक्टीरिया पे आपका रिसर्च है और अच्छे बैक्टीरिया आपने ढूंढे, कोई बदमाश बैक्टीरिया भी ऐसा मिला जिसको आप कभी बताना चाहेंगे? क्योंकि ये जो सब अच्छे अच्छे बैक्टीरिया पे बातचीत हो रही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ, कुछ ऐसे कुछ किस्से हैं जिसको आप लोग देखिए अक्सर चर्चा करते हो? ब्लू ग्रीन एल्गी में काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया हैं या ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनको हम जहरीले ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अच्छा, हाँ, सारे क्योंकि सारे ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं जो नहीं, है सारे नहीं, पर खाने लायक कुछ नहीं हैं, है। कुछ हैं जैसे कुछ नाम मैं मतलब जो इसको देख रहे हैं या किसान हैं या और लोग हैं उनको बताना चाहूँगा। जैसे माइक्रोसिस्टिस है। अच्छा, हाँ, माइक्रोसिस्टिस जो है ये एक ऐसा ये एल्गी है। बैक्टीरिया है। हाँ, कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनमें बहुत ही जहरीली टॉक्सिन होती है। और ये कई बार ऐसा मौसम बन जाता है कि हमारे देश में तो ऐसे केसेस बहुत कम देखे गए हैं, पर फिर भी कुछ तालाबों में, कुछ खड़े पानी में ये जब ग्रो कर जाते हैं तो ये उसमें पूरे फैल जाते हैं। तो फैलने के बाद अगर वो पानी को मवेशी पी लें या कोई भी जीवित पक्षी कह लीजिए या कोई इंसान इंसान उसको पी ले तो वो उसको कई तरह की बीमारी भी हो सकती है और इवन उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतना खतरनाक? इतना खतरनाक वो पहचान कैसे होगी? पहचान उसकी ऐसा है कि उसकी टॉक्सिन को टेस्ट करना पड़ता है, पर पहचान उसकी हो जाती है। जो रोज का देखने ऐसे टेस्ट अब उपलब्ध है कि वो पानी को एकदम आप वहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें टॉक्सिन है कि नहीं है। पानी में? हाँ हाँ क्योंकि जहाँ भी पानी ठहरा हुआ पानी है, हाँ जी, हाँ जी, जिस भी जगह ठहरा हुआ हाँ जी, पानी, हाँ जी, वहाँ एल्गी तो पैदा होगी। हाँ हाँ। तो कहीं भी वहाँ पानी पे ठहरा अगर तो वहाँ पे अगर उस पानी मान में लीजिए मुझे पहचानना है तो मैं हाँ, तो वो उसमें कुछ नहीं उस जानता हूँ। पानी में अगर कुछ पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे एल्गी हों, क्योंकि वो अच्छा। उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। हम्म, जो अच्छे वाले एल्गी होते हैं, जो मैंने बात की खेत में इस्तेमाल होते हैं और उनको नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती। वो अपना खुद लेते हाँ हैं। जी, हाँ जी। और ये जो एल्गी होते हैं ये ज़्यादातर क्या कलर से छोटे इनके- होते हैं, एक एक सेल के होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो एल्गी जिनकी हम बात कर रहे हैं ये एल्गी होते हैं, इनको हम कहते हैं एक जंजीर की तरह। इनके सब सेल आपस में जुड़े होते हैं, एक सेल, दो सेल, ऐसे 100 सेल, 50 सेल का एक पूरी जंजीर होगी। फिलामेंटस इनको कह देते हैं। अच्छा, हाँ, तो जो एल्गी थोड़े जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर एल्गी वो होते हैं या तो झुंड में होंगे या अकेले सेल होंगे छोटे छोटे। तो अच्छा, नोडुलेरिया उनके करके है। कलर से हम पहचान सकते हैं हाँ, कि थोड़ा ये कलर से भी टॉक्सिक है? हाँ हाँ, कलर से भी पहचान हो जाती है, पर वो कलर आम आदमी को नहीं समझ आएगी। नहीं समझ आएगा। हाँ हाँ हाँ, आम आदमी को नहीं समझ आएगी। अच्छा, अच्छा, एक चीज और वो जब फैलेगा तो वो एकदम फैल जाएगा पूरे खेत उसमें, खेत में? तालाब में। अच्छा, हाँ हाँ पूरा काई बना हाँ देगा? हाँ, काई बना देगा उसको। ब्लूम कहते हैं हम, अच्छा, एल्गल ब्लूम्स। अच्छा। हाँ हाँ, एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नेचुरल चीज़ है, चूँकि इसका वो बढ़ेगा। अच्छा, जो ये तो हम 3-4 चीज़ों पे हमने बात की जो बहुत ज़रूरी पोषक तत्व हैं। जो बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं बाकी भी हैं, जैसे मान लीजिए कि जिंक है, बोरान है ना, इस तरह के और जो
पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ये भी क्या बायो इसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है? इनके सब्स्टिट्यूट ऐसा है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या आपके बड़े वाले हैं, इनमें से जो ज़मीन है, कुछ ज़मीनें तो उनमें इनकी कमी पाई जाती है, उसमें तो आप डालते हैं अलग से। कुछ ज़मीनें हैं जिनमें ये इनकी उपलब्धता रहती है, अच्छा, पर ये पौधे को नहीं उपलब्ध हो पाते, पौधे नहीं ले पाते हैं। पौधे नहीं ले पाते। तो हमारे पास ऐसे जीवाणु हैं जो इनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी, पर उसमें जैसे और जीवाणु है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो सब उपलब्ध है जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, आयरन के लिए, जिंक के लिए। आयरन और जिंक की अगर कमी है, हाँ, आयरन तो क्या डालना पड़ेगा खेत हाँ, में? तो हम उसको जो हम कोई जो प्रोडक्ट है हमारी जो जो भाषा, हाँ, जिंक सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया कह देते हैं। अच्छा, वो कैसे अप्लाई करना होता पानी में? वो भी उसकी फॉर्मुलेशन मिलती है, वो भी अप्लाई करनी पड़ती है, या आप बीजों को उपचार कहीं कर किसी सकते हैं। दुकान पे मिल जाएगा जहाँ पे हम खाद बीज वाली है? दुकानों पे तो अभी शायद नहीं मिलेगा, पर बहुत सी कंपनियां हैं जो बना रही हैं। हमारा पूसा संस्थान है, पूसा संस्थान जो है वो लगभग 15 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं जीवाणुओं के, हाँ, बैक्टीरियल। वो बैक्टीरिया के, साइनोबैक्टीरिया के, फंगस के, वो बना रहा है। माइकोराइजा के, तो वो पूसा में बना तो रहा है। मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, पूसा में तो मिल ही जाए, पूसा में मिलता है। पूसा मिल जाएगा। अगर जिंक की कमी है किसी खेत में, हाँ जी। पता लग गया, सॉइल हेल्थ कार्ड से पता लग रहा है हाँ किसान जी, को, हाँ जी। और उसने गेहूं की बुआई करनी है या धान की बुआई करनी है, रोपाई करनी है, या किसी फल वाली फसल लगा रहा, हाँ जी, तो उसमें अप्लाई करने के लिए पूसा से बैक्टीरिया ले सकता है। ले सकता है, ले सकता प्रोडक्ट बन गया सब है। हाँ जी, हाँ जी। 15 तरह के। हाँ हाँ, 15 तरह के, 15 से भी ज़्यादा होंगे, 15 तरह के तो हैं। अब मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और अभी हाल ही में ये 25, 26, 27 फरवरी को पूसा विज्ञान, कृषि विज्ञान मेला था, तो उसमें ये सारे उपलब्ध थे। अच्छा, वहाँ सेल में, काउंटर में थे। हाँ हाँ, मैं खुद वहाँ पे देखे हैं, गया हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल है आपसे कि जो इंडो गंगेटिक प्लेन सबसे जो उपजाऊ मैदान माना जाता था, वहाँ पे अक्सर ये बात होती है कि धान और गेहूं की वजह से जो मोनोक्रॉपिंग है, उसकी वजह से जो सॉइल में जो कार्बन था, एसओसी, हाँ जी, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है, और ऐसे स्टेज पे आ गया है कई कई जगहों पे कि बंजर होने की स्थिति में आ गई ज़मीन। तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, एक तो कई तरह के विकल्प हैं। मतलब आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो फसल विविधता की भी बात करते हैं कि क्रॉप नहीं, डाइवर्सिटी। उसके लिए बैक्टीरिया है कोई? हाँ हाँ, बैक्टीरिया भी है। देखिए, बैक्टीरिया, क्योंकि ये तो मैं आपको, जमीन उपजाऊ हुआ तो बैक्टीरिया की हाँ वजह जी, हाँ से जी, है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया, तो हर जगह है। बैक्टीरिया जो है वो जितनी भी जमीन बंजर हो रही है या जितनी भी ऊसर हो रही जमीन है। खराब हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो आपने खुद ही कह दिया है कि कार्बन कम हो रहा है। तो कार्बन को बढ़ाने में आपकी जितनी भी ये ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, आप चाहे हरी खाद ले लीजिए, चाहे गोबर की खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या जीवाणु खादें लीजिए, ये सब उसमें कारगर हैं, सब में अच्छा काम करती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये पानी की सतह पे परत बना देता है। वो जितनी भी वो परत है वो सब ऑर्गेनिक मटेरियल है। और ऐसी ऐसी हमारे पास वैज्ञानिक रिसर्च की गई है जिसमें हमने देखा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के इस्तेमाल से 5 से 30% कार्बन की वृद्धि हो जाती है 5 इसके से इस्तेमाल 30% से। तक। हाँ जी, अगर आप इसको इस्तेमाल करें। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके जीवाणु, अगर आप लगातार 3-4 सीज़न इसको इस्तेमाल करो तो इसके जीवाणु वहाँ की धरती में समा जाते हैं। और फिर
अगली बार किसान को इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो ऐसी कंडीशन आएंगी वो Activate अपना हो तो जाते हैं। अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएंगे, और जितनी भी जीवाणुओं की संख्या वहाँ बढ़ेगी उतनी ही कार्बनिक शक्ति वहाँ की बढ़ जाएगी। तो जितनी भी बंजर ज़मीन है आपकी, इवन जो सेलाइन सॉइल है, सेलाइन सॉइल में भी ब्लू ग्रीन एल्गी के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देखे गए हैं। जहाँ फसल नहीं होती थी वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की ट्रीटमेंट की गई, उपचार किया गया, और वहाँ पे अच्छी फसल किसान लेने लग गए हैं। कहीं मान लीजिए ऊसर हो गई जमीन, हाँ जी, तो उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का हाँ, ट्रीटमेंट ब्लू हो ग्रीन जाएगा। एल्गी की खासियत है कि तो ये ऊसर जमीन हो गई तो क्या पानी भर के इसमें डालना पड़ेगा? हाँ, न्यूट्रल से जो एल्कलाइन पीएच है उसमें ये ज़्यादा ग्रो करता है। अच्छा। और इसकी ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे अब मैंने आपको स्पाइरुलिना की बात की, स्पाइरुलिना 10 पीएच पे ग्रो करता है। 10 पीएच, हाई लेवल का हाँ हाँ, हाई लेवल की पीएच। तो इसकी ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो आपकी एल्कलाइन ज़मीन है, जो ऊसर ज़मीन है, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और ये खेत को फ़ायदा देती हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने फर्टिलाइज़र के दुष्प्रभाव से शुरू किया था और आपने ब्लू ग्रीन एल्गी के इतनी सारी चीज़ों की सैर कराई और बड़ी दिलचस्प जानकारी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो काई है, जिस काई पे बारिश में फिसलते रहे, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और वो दुनिया में एक नए तरह की क्रांति कर सकती है। हालांकि अभी उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं है उन चीज़ों का, लेकिन जिस तरह के आपने बताया कि फूड सप्लीमेंट में और भी खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है इसका, तो वो एक नई उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो सिंथेटिक कलर हैं उसका इस्तेमाल कम होगा, जो सिंथेटिक चीज़ें हैं बच्चे खा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, हम सब घिरे पड़े हैं इन चीज़ों से, वो कम होगा और इसका जो नेचर ने दिया है इसका एक जो है लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी ज़बरदस्त, इतनी शानदार जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।